अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम की वीडियो सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। आप लोग जानते हैं कि LLB 5 ईयर्स की ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया गया है और अब LLB 4 ईयर्स की डिग्री प्रोग्राम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। साल 2025 और 26 से ऑनवर्ड जितने भी एडमिशन हो रहे हैं वो LLB 4 ईयर्स के लिए जो है वो यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। अब हमारा वो सब्जेक्ट जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू लॉ या इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ हुआ करता था, उस सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट का इजाफा कर दिया गया है और इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम के नाम से इस सब्जेक्ट को मुतारफ़ करवाया गया है, जो सेमेस्टर फर्स्ट और पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ये एक मेजर सब्जेक्ट है जिसका वही पर्पज़ है जो इंट्रोडक्शन टू लॉ का था। अब यूँ समझे कि इंट्रोडक्शन टू लॉ के सब्जेक्ट में एक और सब्जेक्ट का इजाफा कर दिया गया है। अब हम जो है वो लॉ का इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे, साथ साथ हम जो है वो लीगल सिस्टम्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। लेकिन चंद यूनिवर्सिटीज़ की आउटलाइंस को जो है वो ओवरव्यू करने के बाद मेरे जहन में कुछ चीज़ें आई हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना ज़रूरी समझता था, लेकिन क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा डिले हुआ इस वजह से इंडिपेंडेंटली मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज क्योंकि हम इंट्रोडक्शन टू लॉ की उस वीडियो सीरीज़ का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आउटलाइन अपडेट हो चुकी है, साथ साथ ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो चुकी है, तो चंद चीज़ें हैं जो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है, तो इसका मतलब ये कि इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो सेक्शन था, जो उसकी एग्जिस्टिंग आउटलाइन थी, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। आपने लीगल सिस्टम का एक सब्जेक्ट इसके साथ ऐड किया है तो इन दोनों आउटलाइंस को बैलेंस करके कलेक्टिवली लेके चलना चाहिए था, लेकिन किया ये गया है चंद यूनिवर्सिटीज़ जिसमें सर फहरिस्त पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की आउटलाइन तो चलो फिर भी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन पर नज़र दौड़ाते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन टू लॉ को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ना स्टूडेंट को लॉ की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया गया है, ना उसके स्कोप के बारे में समझाया गया है, ना ही उस स्टूडेंट को उसके ऊपर उस आउटलाइन के थ्रू इस चीज़ की मेहनत करने की कोशिश की गई है कि वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करे, यानी कि कानून का माशरे के साथ कनेक्शन, कानून का मोरालिटी के साथ कनेक्शन और कानून की तारीख किसी भी स्टूडेंट को पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाएगी। अब डेफिनेटली जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमारी ये वीडियो सीरीज़, हमारा ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो उस आउटलाइन से बढ़ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये डिस्कशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये उसी जो है वो हमारे पॉइंट का, उसी हमारे जो है वो मोटो का हिस्सा है कि स्टूडेंट को अपने कंसेप्ट डेवलप करने हैं ताकि वो एक अच्छा वकील बन सके, सिर्फ एग्जाम पास नहीं करने। तो अब अगर सब्जेक्ट का नाम इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम है तो डेफिनेटली आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ को एक शेयर देना था, एक ड्यू शेयर देना था, जिसमें कम से कम आप स्टूडेंट को ये तो बताते हैं कि वो लॉ को डिफाइन करना सीखे, वो डिफरेंट जूरिस्ट लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं वो उस बारे में सीखे, लॉ को जूरिस्ट कैसे देखते हैं, उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है और उस पर क्रिटिसिज्म कैसे हुआ है वो उसको तो देखें। उसके बाद एटलीस्ट उनको ये तो पता हो कि कानून अब तक हमारे पास किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। कुछ भी नहीं बताया गया, वो आउटलाइन सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन पर फोकस करती है जो कि है जी लीगल सिस्टम, और स्पेसिफिकली जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम का सब्जेक्ट हुआ करता था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसी सब्जेक्ट को जो है वो इंट्रोडक्शन टू लॉ का नाम दे दिया। इसका मतलब ये है कि उस आउटलाइन पे मेहनत ही नहीं की गई। तो वो तमाम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, किसी भी और यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम को पढ़ें, प्रिपेयर करें, तो उस आउटलाइन पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना। आप सबसे पहले उस आउटलाइन को कवर ज़रूर कर लीजिए ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर हो जाएं, लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट का हक अदा करना चाहते हैं तो फिर उससे बढ़ के आपने चीज़ें पढ़नी हैं और समझनी है, और हमारी ये वीडियो सीरीज इस सिलसिले में आपको असिस्ट करेगी। तो अब हम वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो है वो कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम है, यानी कि जो दुनिया में कानूनी निज़ाम है उन तमाम कानूनी निज़ाम जो है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो कॉमन हैं, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब दुनिया में जितने भी निज़ाम अदल हैं उनकी खुसूसियात कौन कौन सी एक दूसरे से मुशाबत रखती हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इस टर्म लीगल सिस्टम को।
लीगल सिस्टम की टर्म को डिफाइन करना, इसको अंडरस्टैंड करना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक वक्त के लिए आपके सामने जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको छोड़ दें और सिर्फ ये सोचें कि लीगल सिस्टम से मुराद क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू लॉ का पहला लेक्चर दिया और आप तमाम स्टूडेंट्स को लॉ की डेफिनेशन बताने से पहले ये इनकरेज किया कि आप खुद से कानून की एक डेफिनेशन बनाएं, इसी तरीके से आप जो है इस वीडियो को पॉज करके सोचें कि लीगल सिस्टम, निज़ाम अदल से मुराद क्या होना चाहिए। अगर आपने ये सोचा है कि ये एक पूरा सिस्टम होगा जिसमें कानून भी होगा, जिसमें उस कानून को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस भी होगा, जिसमें पनिशमेंट्स का एक सेट भी होगा, जिसमें उस क्रिमिनल को या उस अफेंडर को अपील करने का मौका भी दिया जाएगा, जिसमें उसको सज़ा भी दी जाएगी और जिसमें जो है वो अपनी सज़ा पूरी करने के लिए जेल में भी जाएगा, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है। लीगल सिस्टम इसी से मिलती जुलती चीज़ है। अब हम हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसके बाद हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अ लीगल सिस्टम इज द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। अब हमें ये पता चल चुका है कि ये एक ढांचा है, ये एक फ्रेमवर्क है, किस चीज़ का? रूल्स का। और इसके साथ साथ ये फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशंस का, और इसके साथ साथ ये फ्रेमवर्क है प्रोसीजर्स का, that a community or jurisdiction uses to create, interpret and enforce its laws, govern, conduct and resolve disputes। तो इस फ्रेमवर्क को, इस रूल्स के फ्रेमवर्क को, इंस्टीट्यूशंस के फ्रेमवर्क को, प्रोसीजर के फ्रेमवर्क को यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम क्रिएट कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें या इन्फोर्स कर सकें। किसको इन्फोर्स कर सकें? कवानीन को। और कवानीन को इन्फोर्स करने का पर्पज़ क्या है? कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके, उसको गवर्न किया जा सके, या हमारे जो डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, उनको हल किया जा सके। इसका मतलब ये कि कानून बनाने वाला इदारा, कानून इन्फोर्स करने वाली एजेंसीज, और उसके बाद किसी भी ऑफेंडर को सज़ा देने वाली अदालतें, उसको रिप्रेजेंट करने वाला वकील, उसके बाद उस ऑफेंडर की उस सज़ा के ख़िलाफ़ की जाने वाली अपील, उस अपील में होने वाला फ़ैसला, ये तमाम का तमाम जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, ये लीगल सिस्टम का, हमारे कानूनी निज़ाम का एक हिस्सा है। तो लीगल सिस्टम से ये मुराद है। सो इट इज़ मोर देन जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रिटन लॉज। ये मुख्तलिफ किस्म का कानून के मजमूए से बढ़ के है। इट इज़ इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर वेयर लीगल अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रिंसिपल्स इंटरैक्ट टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। सो कानून की हुक्मरानी, पर्पज़ है कानून की हुक्मरानी। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ इदारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक हियरार्की इस्टेब्लिश्ड होती है, और इस पूरे ढांचे को, इस पूरे निज़ाम को, जो कि रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी के लिए काम करता है, इसको हम लीगल सिस्टम कहते हैं। अब लीगल सिस्टम को समझाते हुए मेरी कोशिश ये थी कि आपको सबसे पहले सोचने पे इनकरेज किया जाए, उसके बाद मैंने आपको एक हिंट प्रोवाइड किया है। मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्होंने लीगल सिस्टम की डेफिनेशन खुद से नहीं सोची, अगर मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके जहन में कोई ख्यालात आए हैं, आपने इमेजिन किया है लीगल सिस्टम को, तो आप सिंपली 1 से 2 लाइनों में अपनी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं वो कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ और मैं इनकरेज करूँगा उन स्टूडेंट्स को जिनकी डेफिनेशन अच्छी होगी या इस डेफिनेशन से इम्प्रूव्ड होगी, इस एक्सप्लेनेशन से इम्प्रूव्ड होगी। अब हम बढ़ते हैं लीगल सिस्टम के कंपोनेंट्स की तरफ, कि हमने जो डिस्कस किया लीगल सिस्टम, निज़ाम अदल जो है या हमारा कानूनी निज़ाम क्या है, तो उसके बाद हम उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम उसको ब्रीफ करें तो 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले द बॉडी ऑफ लॉज। आपके पास जो कवानीन का मजमुआ है, सबसे पहले आप लीगल सिस्टम के अंदर उसको रखेंगे। उसमें आपके पास सिविल नेचर के लॉज हो सकते हैं, क्रिमिनल नेचर के लॉज हो सकते हैं, फैमिली नेचर के लॉज हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो कवानीन होते हैं, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, सिविल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से आपके किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मौजूद कवानीन हो सकते हैं। सो बॉडी ऑफ लॉज जो है लीगल सिस्टम का पहला कंपोनेंट होगा। उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि ये फ्रेमवर्क है, ये ढांचा है उसूलों का, ये ढांचा है प्रोसीजर्स का, ये ढांचा है आपके पास मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस का। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गए
लॉज, फ्रेमवर्क ऑफ लॉज। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आएंगे इंस्टीट्यूशंस। अब इंस्टीट्यूशंस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे पहला वो इंस्टीट्यूट होगा जो कानून को बनाएगा। पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपकी नेशनल असेंबली शामिल है, पार्लियामेंट में आपका सेनेट शामिल है और पार्लियामेंट में आपका प्रेसिडेंट भी शामिल है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करता है। तो इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहला आपके पास, और ये तीनों इदारे कलेक्टिवली पार्लियामेंट कहलाते हैं, तो आपके पास सबसे पहला इंस्टीट्यूट होगा पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पर आपके पास वो इंस्टीट्यूट होगा जहां पर किसी भी ऑफेंडर को लाया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक ऑफेंडर है तो उसको हम अदालत में लेके आएंगे, तो दूसरा इंस्टीट्यूट आपका है कोर्ट। और तीसरा इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? जिसने अदालत के हुक्म को एग्जीक्यूट करवाना है या उसको एग्जीक्यूट करवाने में असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, वो मुख्तलिफ किस्म की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होंगी, तो वो भी इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आएंगी। इसके बाद आपके इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करने के बाद हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब प्रोसीजर से क्या मुराद है? प्रोसीजर से ये मुराद है कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपने किसी भी ऑफेंडर को अदालत में पेश किया। अब वो जो कवानीन है उसके मुताबिक एक तरीकाकार को फॉलो किया जाएगा। वो ऑफेंडर मुख्तलिफ किस्म की डेट्स पे उस एजेंसी के थ्रू उस कोर्ट के सामने पेश होगा। इसके साथ साथ वो एक काउंसिल को इंगेज करेगा, उसको उस काउंसिल को इंगेज करने का मौका दिया जाएगा, उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, उसको ये मौका दिया जाएगा कि उसके खिलाफ अगर कोई विटनेस है तो उस पर क्रॉस किया जाए। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, मुख्तलिफ लीगल सिस्टम में मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा जिसको हम ड्यू प्रोसेस कहेंगे। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट्स लीगल सिस्टम के मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। किसी भी लीगल सिस्टम में ये तीन कॉम्पोनेंट्स ज़रूर पाए जाएंगे। इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर करें, तो आप तमाम स्टूडेंट्स द लॉ एकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आप तमाम स्टूडेंट्स को ये जो किताब हमारी इंट्रोडक्शन टू लॉ की है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं। इसके अलावा इस किताब को आप सेपरेटली भी ऑर्डर कर सकते हैं, करीब 3 स्टोर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन याद रहे कि जब भी आप किताब खरीदें तो द लीगल कंपेनियन फॉर इंट्रोडक्शन टू लॉ ही खरीदें और इस पिक्चर को दिखाने के बाद ही खरीदें। ये किताब की पिक्चर इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते होंगे। आप इस बुक पे भी रिलाई कर सकते हैं, प्लस आप इस कोर्स में इनरोल करके इंट्रोडक्शन टू लॉ को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल की इन वीडियोज़ पे भी रिलाई कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए या अपने आप को इनरोल करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। तो लीगल सिस्टम की डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद हमने कंपोनेंट्स को देखा। कंपोनेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम को डिस्कस करने के बाद अब हम उन कॉमन फीचर्स की तरफ चलते हैं जो दुनिया के लीगल सिस्टम में पाई जाती हैं। हमने लीगल सिस्टम को बड़े तफसील के साथ डिस्कस किया है। अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लीगल सिस्टम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिविल लॉ लीगल सिस्टम, कॉमन लॉ लीगल सिस्टम, इसी तरीके से हाइब्रिड और मिक्स्ड लीगल सिस्टम। अब ये 3 नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि कॉमन लॉ लीगल सिस्टम क्या होता है, हाइब्रिड और मिक्स्ड लीगल सिस्टम क्या होता है, इसमें जो है वो किस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं या किन जगहों पर ये एक दूसरे से मुशाबत रखते हैं। लेकिन आपका सवाल ये है कि आपने कॉमन फीचर्स बतानी है, एग्जामिनर को कॉमन फीचर्स बतानी है, और कौन सी कॉमन फीचर्स बतानी है जो दुनिया के लीगल सिस्टम्स में पाई जाती हैं। अब जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो डायरेक्टली आपने कॉमन फीचर्स नहीं लिखनी, आपने जो है कुछ बेसिक्स प्रोवाइड करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लीगल सिस्टम की डेफिनेशन बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप कंपोनेंट्स के बारे में बता देंगे। कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद आप दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ लीगल सिस्टम्स के बारे में एक आइडिया प्रोवाइड करेंगे, देन आप जो है वो कॉमन फीचर्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला फीचर जो तमाम के तमाम जो फीचर यूनिवर्सल है, तमाम के तमाम लेजिटिमेट लीगल सिस्टम्स में पाया जाता है, जो बेस है किसी भी पीसफुल सोसाइटी की, वो है जी रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी। कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है? अब ये जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा है आप इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन इससे हट के हम जनरली भी डिस्कस करते हैं। आपने सबसे पहले वीडियो पॉज करके सोचना है कि कानून की हुक्मरानी से मुराद क्या है। अगर आप सोच चुके हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या है तो हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। रूल ऑफ लॉ से ये मुराद है कि अगर एक शख्स गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, एक शख्स अमीर तबके से ताल्लुक़ रखता है, या एक माशरे में वो शख्स बाअसर है और दूसरा बाअसर नहीं है, दोनों कोई काम करेंगे जो कि कानून के ख़िलाफ़ होगा, अगर दोनों कोई ऐसा काम करते हैं जो कानून के ख़िलाफ़ है,
जो वहाँ पर लागू कानून है उसके खिलाफ है, तो दोनों को ही इक्वल ट्रीट किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ की बुनियाद इस चीज़ पर होती है कि तमाम के तमाम शहरी, तमाम के तमाम अफराद जो उस माशरे में मौजूद हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं और कानून दोनों पर लागू इक्वल तरीके से किया जाएगा। दोनों को अपने डिफेंस का मौका दिया जाएगा और दोनों ही अगर अपने डिफेंस के बाद मुजरिम करार पाते हैं तो उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। कोई एक फर्द किसी दूसरे पर जो है वो बर्तरी हासिल नहीं कर सकता, बर्तरी नहीं रखता होगा, दोनों को एक ही नज़र से देखा जाएगा। और इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ अगर किसी माशरे में है तो वहाँ हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ कानून की होगी। इन एसेंस इट मीन्स गवर्नमेंट बाय लॉज नॉट बाय मैन। ये इस चीज़ का क्रक्स है कि अगर एक माशरे में रूल ऑफ लॉ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी है, ना कि किसी इंसान की। तो तमाम के तमाम जो लेजिटिमेट लीगल सिस्टम्स हैं उनके अंदर सबसे पहली फीचर ये है कि वहाँ पर रूल ऑफ लॉ मौजूद होगा। तो दुनिया के जितने भी जो है वो लीगल सिस्टम्स हैं उनकी सबसे कॉमन फीचर क्या है कि वहाँ रूल ऑफ लॉ मौजूद होगा। दूसरे नंबर पर देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है तमाम के तमाम लेजिटिमेट लीगल सिस्टम्स में मौजूद है। अब सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मुराद है? सेपरेशन ऑफ पावर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, एक डॉक्ट्राइन है जिसमें जो है वो स्टेट के 3 इदारों को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया है। जुदा से मुराद ये है कि इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पर नहीं होगा ताकि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और एक दूसरे के ऊपर एक चेक के तौर पे एग्जिस्ट करें। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, ये इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंतजामिया को कहते हैं या वो लोग जो इस कानून को इन्फोर्स करवाते हैं। और तीसरे नंबर पर जुडिशरी वो जो कि उन कवानीन के मुताबिक किसी को सजा देती है या किसी को जो है सजा से बरी ज़िम्मा करती है, तो ये जुडिशरी। तो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं और तीनों ही एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ना कानून साज इदारा फैसला साजी में जो है फैसला करने में अपना इन्फ्लुएंस प्ले करेगा और ना ही जो इंतज़ामिया है वो किसी कानून बनाने में या किसी के ऊपर जो है वो इस तरह इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये तीनों इदारे सेपरेटली काम करेंगे, एक दूसरे की पावर्स पे इंटरफेयर नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर एक चेक जो है वो रखेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये है। कोई भी लेजिटिमेट लीगल सिस्टम जो है वहां पर आप सेपरेशन ऑफ पावर देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि एक ही शख्स या एक ही इदारा कानून भी बनाता हो, उसके मुताबिक डिसीजंस भी करता हो और फिर उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट भी करवाता हो। ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी लेजिटिमेट लीगल सिस्टम उसकी ये फीचर होगी कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर होगी 3 इंस्टीट्यूशंस या 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के दरमियान। उसके बाद दुनिया के तमाम जो लीगल सिस्टम्स हैं वहाँ पर पनिशमेंट का और उन पनिशमेंट के अगेंस्ट रेमेडीज़ का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता होगा। कोई भी कानून तब तक कानून का दर्जा हासिल नहीं कर सकता जब तक उस कानून को तोड़ने की जो है ना आपको कोई सज़ा ना दी जाए। ऐसे तो कोई कानून को जो है वो ओबे नहीं करेगा अगर उसकी सज़ा ना हो। तो हमेशा कानून अगर आप तोड़ेंगे, वायलेट करेंगे तो हमेशा एक सैंक्शन एग्जिस्ट करेगी। आपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया तो सैंक्शन है चालान की। आपने जो है वो रूल्स को फॉलो ना करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो आपके ऊपर सज़ा है चालान की और साथ साथ आपको जो है वो गिरफ्तार की जाने की और इम्प्रिजनमेंट होने की एक सैंक्शन एग्जिस्ट करती है। तो कानून जब भी होगा ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा तमाम के तमाम लीगल सिस्टम में कि वहां पर पनिशमेंट अवॉर्ड की जाएगी इन केस आप उस कानून को तोड़ते हैं। पनिशमेंट्स के अगेंस्ट हमेशा आपके पास रेमेडी एग्जिस्ट करती होगी। तमाम की तमाम लीगल सिस्टम जहां पर कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट है वहां उस पनिशमेंट के अगेंस्ट एक रेमेडी भी प्रोवाइडेड है। किसी भी अथॉरिटी के डिसीजन को फाइनलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी कि एक अथॉरिटी ने अगर कोई डिसीजन सुना दिया तो वो अनचैलेंजेबल है, ऐसा नहीं होगा। तमाम के तमाम लीगल सिस्टम्स आपको अपील का एक राइट भी प्रोवाइड करते हैं। अगर वो लेजिटिमेट लीगल सिस्टम है तो आप अगर कोई आपको पनिशमेंट अवॉर्ड की गई किसी भी अथॉरिटी की तरफ से तो आप अपील फाइल कर सकेंगे। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉमन फीचर की बात करें तो
तमाम के तमाम लीगल सिस्टम्स में एक इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता होगा जो लॉ मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये इदारा पाकिस्तान में पार्लियामेंट के नाम से एग्जिस्ट करता है। पार्लियामेंट क्या करेगा? कानून को बनाएगा भी, कानून को अमेंड भी करेगा, यानी कि उसके अंदर वक्त के साथ तब्दीली भी करेगा और कानून को रिपील भी करेगा, ख़त्म भी करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा कानून जिसकी अब ज़रूरत नहीं है तो उसको ख़त्म करने का इख्तियार भी उस लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन के पास होगा। तो तमाम के तमाम लीगल सिस्टम्स की एक कॉमन फीचर है कि उनके पास एक इदारा एग्जिस्ट करता होगा, चाहे वो पार्लियामेंट के नाम से हो, चाहे वो कांग्रेस के नाम से हो। उसका काम क्या होगा कि वो कानून साजी भी करेगा, कानून में अमेंडमेंट भी करेगा और साथ साथ कानून अगर कोई नहीं दरकार माशरे को तो उसको रिपील भी करेगा। नेक्स्ट कॉमन फीचर की बात की जाए तो वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ये तमाम चीज़ें कंपोनेंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो तमाम के तमाम जो लीगल सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये कॉमन फीचर है कि वहाँ एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म होगा। इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म से क्या मुराद है कि जब भी अदालत कोई फैसला सुनाएगी तो उस फैसले को इन्फोर्स करने का एक मैकेनिज्म होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको सज़ा सुनाई गई है तो अब आपको किसी अदालत की तरफ से सज़ा सुनाए जाने के बाद आप अरेस्ट होंगे। अगर ऑलरेडी अरेस्टेड नहीं हैं, अरेस्ट होने के बाद आप जेल में जाएंगे और वहाँ एक पूरा इदारा एग्जिस्ट करता होगा जहाँ पर आप अपनी सज़ा काटेंगे। तो तमाम के तमाम ऑर्डर्स को, तमाम के तमाम डिसीजंस को जो अदालत की तरफ से दिए जाते हैं उनको इन्फोर्स करवाने के लिए एक इदारा, एक मैकेनिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता है और ये तमाम के तमाम लीगल सिस्टम्स में है। जिस तरीके से कानून का दर्जा इख्तियार नहीं करेगा जब तक उस कानून को वायलेट करने की कोई सज़ा नहीं होगी, इसी तरीके से कोई भी फैसला तब तक जो है वो उसका कोई दर्जा, कोई उसकी अथॉरिटी नहीं होगी, कोई उसकी वक़्त नहीं होगी डिसीजन ऑफ द कोर्ट की, जब तक उसको इन्फोर्स करवाने का एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दुनिया के जितने भी लेजिटिमेट लीगल सिस्टम्स हैं वहां पर एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन फीचर की बात की जाए तो दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं वहां प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस से क्या मुराद है? जब भी कोई कानून के सामने आएगा तो उसको इंसाफ दिया जाएगा। इंसाफ से ये मुराद है कि उसका जो ग्रीवियंस है उसको एड्रेस किया जाएगा, उसके मसले को सॉल्व किया जाएगा। अगर उसकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई है तो उस हवाले से उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। और फेयरनेस से क्या मुराद है? फेयरनेस से ये मुराद है कि जब भी चाहे कमज़ोर या ताकतवर अदालत के सामने, कानून के सामने आएंगे तो उनको एक बराबर ट्रीट किया जाएगा। जब डिफरेंस आने लगे, एक सिटीजन की वक़्त ज़्यादा हो और दूसरे की कम हो, इसका मतलब ये कि वो निज़ाम अदल, जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल पर बेस नहीं कर रहा। जब एक इंसान को इस्तिस्ना दे दिया जाए, फ़ौक़ियत दे दी जाए, इसका मतलब ये कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस वायलेट हो रहा है। आपका एक आम शहरी और आपका एक ओहदेदार दोनों कानून की नज़र में जब बराबर होंगे तभी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस जो है, स्पेसिफिकली ये जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है, ये फुलफिल होगा। तो जितने भी दुनिया के लेजिटिमेट कानूनी निज़ाम है, लीगल सिस्टम है, वहाँ पर वो बेस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और जस्टिस के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फीचर की बात की जाए तो वो है कोर्ट स्ट्रक्चर का। जितने भी दुनिया के लेजिटिमेट लीगल सिस्टम हैं वहाँ पर कोर्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, अदालती निज़ाम एग्जिस्ट करता है। आप अगर कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं जो अगेंस्ट द लॉ है तो आपका जो ट्रायल है वो अदालत में चलाया जाएगा। उस ट्रायल में आपके खिलाफ एक मखसूस इदारा, जिसको हम रियासत कहते हैं, वो उस इल्ज़ाम को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि इसने एक ऐसा एक्ट कमिट किया है जो अगेंस्ट द लॉ है, और आपको उस अदालत के अंदर ये मौका प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अपना डिफेंस पेश करें। आप अदालत को बताएं, ये साबित करें कि आपने ये जुर्म नहीं किया, आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया जो अगेंस्ट द लॉ है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये कोर्ट्स के अंदर फॉलो किया जाता है। और अगर एक अदालत आपको सजा देती है तो आपके पास एक रेमेडी एग्जिस्ट करती है जिसको हम अपील कहते हैं। आप दूसरे फोरम पर जाके उस डिसीजन को जो आपके अगेंस्ट है उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो कोर्ट स्ट्रक्चर दुनिया के तमाम जो लेजिटिमेट लीगल सिस्टम है वहां पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ड्यू प्रोसेस। अब ड्यू प्रोसेस क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल दैट guarantees individuals cannot be deprived of life, liberty and property without adherence to fair established legal procedure. तो
ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि किसी को भी जेल में बिला वजह बंद नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून को फॉलो ना किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने एक मखसूस शख्स के घर से चोरी की है, उसको सुने बगैर, उसका डिफेंस सुने बगैर उसको जेल में नहीं डाला जा सकता। एक प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, एक जो है वो ड्यू प्रोसेस होगा जो तमाम लोगों के लिए इक्वल होगा। अगर किसी अमीर ने, किसी गरीब ने, किसी इक़्तिदार में बैठे इंसान ने या किसी इक़्तिदार से हट के किसी आम शहरी ने अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के ख़िलाफ़ है, तो उसको एक मखसूस प्रोसेस के थ्रू गुजारने के बाद ही उसको सज़ा दी जाएगी। उसकी आज़ादी इसके बगैर नहीं ख़त्म की जा सकती, उसकी लाइफ इसके बगैर उससे नहीं ली जा सकती, उसकी प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता जब तक आप ड्यू प्रोसेस को फॉलो ना करें। तो दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उनका ये कॉमन फीचर है कि वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हम कॉमन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लीगल सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो सिंपली प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे और वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम की वीडियो सीरीज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या आप इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर वक्त आपको शो हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।